पिछले व्याख्यान में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करते हुए इस बात का जानने की कोशिश की थी कि भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार क्या हैं। और इसी संदर्भ में मैंने आपको ये बताया था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, प्रजानिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य ये उस मशीनरी का या उस मैकेनिज्म का उल्लेख करते हैं जिसके द्वारा हमें पाना है, क्या पाना है? व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा साथ ही साथ अब जो नया है वो नया विषय है वह है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता वे तत्व है जो भारतीय संविधान का मूल आधार है और दार्शनिक आधार है। और मूल रूप से भारत जैसे देश में जहाँ सामाजिक विषमताएं बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ प्रतिष्ठा और अवसर की समता अपने आप में जब संविधान उद्घोषित करता है तो संविधान अपने आप में एक क्रांतिकारी दस्तावेज बन जाता है। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि भारतीय समाज में जिस प्रकार की सामाजिक विषमताएं विद्यमान हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति को संविधान जब ये वादा कर रहा है कि वह प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करेगा तो अपने आप में संविधान एक क्रांतिकारी दस्तावेज बन जाता है। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए संविधान में जो मार्ग सजाया वह संवैधानिक मार्ग है। हम लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, लोकतांत्रिक गणराज्य, इनके माध्यम से प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त करने की प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को सुनिश्चित करने का प्रयत्न, यानी व्यक्ति की गरिमा, हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो देश व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित हो और राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता भी सुनिश्चित हो। असल में होता कई बार ये है कि हम जब व्यक्ति की गरिमा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं तो राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रश्न पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और जब हम राष्ट्र की एकता और अखंडता वाले तत्वों को ज़्यादा महत्व देते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की गरिमा पर आक्रमण होता है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान इस रूप में एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है कि वह एक और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना चाहता है, दूसरी ओर राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना चाहता है। साथ ही साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता के साथ साथ वो व्यक्ति राष्ट्र बंधुता को भी सुनिश्चित करना चाहता है। तो इस रूप में एक महत्वपूर्ण तत्व है कि भारत में संविधान एक क्रांतिकारी दस्तावेज बन जाता है। संविधान एक क्रांतिकारी दस्तावेज बन जाता है तो ये भी आवश्यक हो जाता है ये जानना कि भारतीय संविधान अपने आप में एक क्रांतिकारी दस्तावेज है और उनमें वह सारे मूल्य समाहित हैं जो देश को, जो हमने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अर्जित किए थे, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अर्जित किए जाने वाले मूल्य थे। इस रूप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि देश की व्यक्ति की गरिमा हेतु ही हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख हुआ है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक। और फिर व्यक्ति की गरिमा के लिए ही नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख हुआ है। यद्यपि ये बात सही है कि नीति निर्देशक तत्व उस रूप में बाध्यकारी नहीं है जिस प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, परंतु ये बात हमें समझनी चाहिए कि ये दोनों ही मिलकर एक लोकतांत्रिक और समतावादी समाज की स्थापना करते हैं। इस रूप में नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों बहुत आवश्यक तत्व हैं भारतीय संविधान के और ये व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। लेकिन साथ ही साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हमने ये पढ़ा है कि भारतीय संविधान में कई आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख है। और ये बात भी स्पष्ट है कि जब आपातकाल की व्यवस्था होती है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को, व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। यानी राष्ट्र सामान्य तौर पर व्यक्ति को सभी अधिकार प्राप्त करता है जिसको संविधान में जगह दी गई है, परंतु
संविधान में जगह दी गई है, परंतु यदि आपातकाल की व्यवस्था लागू है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ थोड़ी कमी की जा सकती है। तो इस रूप में ये बात समझनी चाहिए कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता दोनों को सुनिश्चित करना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में और भारतीय संविधान की उद्देशिका इसी रूप में बार बार उद्घोषित करती है कि व्यक्ति की गरिमा भी सुनिश्चित हो, राष्ट्र की एकता अखंडता भी सुनिश्चित। इस रूप में भारतीय संविधान एक नवीन और प्रगतिशील दस्तावेज बनकर सामने उभरता है जो व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है, साथ ही राष्ट्र की एकता अखंडता को भी सुनिश्चित करता है। तो ये एक ऐसा संतुलन बनाने का प्रयास है ताकि दोनों के हितों के मध्य कोई विरोध उपस्थित ना हो। इस हेतु भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो हमने अध्ययन किया है उससे हमें ये बात समझनी चाहिए कि संविधान व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता को ही सुनिश्चित नहीं कर रहा बल्कि नागरिकों में आपस में बंधुता का भाव भी बढ़े। यानी देश तभी एकजुट रह सकता है जब वे नागरिकों के मध्य आपस में बंधुता के भाव से संचालित हो। इस हेतु भारतीय संविधान में भी इस बंधुता के भाव को बड़ा व्यापक रूप में ग्रहण किया गया है और ये अपेक्षा की गई है कि नागरिक राष्ट्र के रूप में नागरिकों के मध्य एक बंधुत्व के संबंध स्थापित होंगे और साथ ही साथ राष्ट्र और व्यक्ति के मध्य में भी एक बंधुत्व का संबंध स्थापित होगा। इस रूप में भारतीय संविधान में संस्थाओं में और व्यक्तियों में आपस में किसी भी अंतर्विरोध की संभावना को यथासंभव कम करने का प्रयास किया गया है। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विश्लेषण था और आगे चलकर हम भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों को पढ़कर इस प्रस्तावना को और गहरे निहितार्थों को समझने की प्रयास करेंगे।